अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अ स्टोरी बिहाइंड और मैं हूं आपकी मेज़बान अंबर रहीम शमसी। तो चलते हैं, सुनते हैं कि आज के प्रोग्राम में कौन से मौज़ूआत शामिल होंगे। सरहद पार दहशतगर्दी का पस मंज़र, क्या कराची को किसी नए सिक्योरिटी चैलेंज का सामना है? नया बजट, नया मुकाबला, सारिफ को फ़ायदा या मकामी सनत पर दबाव? इंडिया में अयोध्या राम मंदिर में चंदे की चोरी पर गिरफ्तारियां, मस्जिद ढहाकर बनाए जाने वाला मंदिर करप्शन की जद में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गई है। कराची में रेंजर्स कैंप पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई ही नहीं की, बल्कि खुल्लम खुल्ला रेट्रिब्यूशन ऑपरेशंस का ऐलान भी कर दिया है कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ एक नई जंग की शुरुआत है। पाकिस्तान ने सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। पाक फौज के मुताबिक हमले में 3 जवान शहीद हुए, जबकि 3 दहशतगर्द मारे गए और एक जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जिसे अफगान शहरी बताया गया है। इस दौरान जमातुल अहरार ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। यूरोपियन यूनियन के सीनियर डिप्लोमेट जील बदखान ने भी पाक अफगान ताल्लुकात पर बात करते हुए तस्लीम किया कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरात का सामना है और पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से स्ट्राइक्स और स्ट्रैटेजी को बैनुल अक़वामी सपोर्ट भी हासिल है। Pakistan as a government cannot stay idle when it's facing such an intensity of terrorist actions and emanating from Afghanistan. And they have come with elements that are pointing towards Afghanistan. And you're convinced, as somebody? We know that not only the TTP, but a number of terrorist groups have been present in Afghanistan. These are concerns that are expressed routinely by the entire international community. You can listen to the Russians, you can listen to the Chinese, you can listen to the US, you can listen to Europeans. This is one of the 3 core elements on which the de facto authorities have to take steps to make sure that the country does not become or does not become again a safe haven for a number of terrorist actions. And for TTP it is, apparently. Well, that's where, through that conversation between the two, they have to basically address any of the outstanding issues in the border area that make it possible to have attacks on Pakistani soil. सवाल ये है कि क्या ये वाकई पाकिस्तान के सिक्योरिटी लैंडस्केप और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में एक नया मोड़ साबित होगा? इस पर बात करेंगे हमारे मेहमान सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस और दिफाई तज्ज़ियेकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद से। बहुत बहुत शुक्रिया में वक्त देने का जाहिद साहब और इफ्तिखार। जाहिद साहब, मैं आपसे यहाँ शुरू करना चाहती हूँ। कराची में जो कल अफसोसनाक वाक़या हुआ, इट इज़ पार्ट ऑफ अ पैटर्न। इस पर अगर अपना टेक दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। कराची जो है जी वो ऑलवेज एक टारगेट रहा है। जो भी इनमिकल फोर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन करती हैं, आपको याद होगा अभी अब तो जो मास्टर प्रॉक्सीज हैं वो कराची का, तो उनके पास बहुत पुराना एक्सपीरियंस है टू डिस्टेबलाइज कराची। और कराची चूँकि एक मेजर मेट्रोपॉलिटन है, वहाँ पे जो एक्टिविटी ये करते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स करें या जो भी करें, उसको एक लार्जर कैनवस पे वो शो केस करते हैं टू शो टू द वर्ल्ड, टू शो देयर रीच। और एज अ नॉन स्टेट एक्टर्स अपनी जो फ्रेंचाइज की पॉपुलैरिटी उसको भी दिखाते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। इंटिमिडेशन कोरिजन चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है इन द स्टेट या स्टेट एलिमेंट्स या ऑपरेटर्स वो शटर हो। और फिर जो रिक्रूटमेंट में इनको फ़ायदा होता है जी, झूठा बेचते तो वो शरीयत और वो चीज़ें बेचते हैं, बट उसके फ़वाइद होते हैं। आपको 90s में भी याद होगा, 80s, लेट 80s, 90s, अर्ली 90s के कराची को किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाता था। और उस वक्त जो कराची के अंदर भी एप्लीकेशन थी, यू नो बेटर दैन मी, उसके भी ताने बाने वहीं इंडिया से जा मिलते थे। तो अभी और दूसरा ये कि अफ़गानिस्तान की जितनी ये तालिबान है, इनकी जो फाइनेंशियल लाइंस हैं वो भी कराची में, कैनवस की मैंने आपको बात बता दी, लार्जर स्केल पे उसको करते हैं। तो कराची विल ऑलवेज रिमेन जी, जब भी बाहर से फोर्सेस नॉन स्टेट एक्टर्स की सूरत में हो, कंस्पिरेसीज हों, पॉलिटिकल मर्डर्स हों। बेनज़ीर साहिबा को देखें, शी वाज टारगेटेड, कराची में टारगेट की गई थी एंड लेटर ऑन इन पिंडी उनको शहीद किया गया था। कराची इस वजह से जी बड़ा फोकस में रहता है, और पूरा पाकिस्तान की जो इकॉनमी है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो इसके लार्जर ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव करते हैं। ज़ाहिर टारगेट भी इसीलिए होता है। कराची में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो तवातर से हमले होते थे उस तरह से अब कराची में नहीं होते, लेकिन जब होते हैं तो इस किस्म के रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स पे होते हैं।
क्या बड़ा चैलेंज अभी भी रहता है? अब एक स्प्लिंटर ग्रुप है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, एक और जमातुल अहरार, उन्होंने ज़िम्मेदारी भी कबूल की है, तो उनके जो नेटवर्क्स, क्या उनका मुस्तकिल तोड़ नहीं है? देखिए, मुस्तकिल तोड़ तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स कहीं ना कहीं क्रिएट भी कर दिए जाते हैं जी। मुस्तकिल तोड़ तब भी है जब पूरी नेशनल रिस्पांस जो है वो पूरे फोकस के साथ अलोंग विद द रीजनल एंड इंटरनेशनल अप्रोच, ये अब कोई मुल्क दुनिया का वो अकेला इस टेररिज्म को नहीं लड़ सकता जी, एक्सट्रीमिज्म को आप नहीं लड़ सकते। देखिए, सोशो इकोनॉमिक डिप्रीविएशन ये तो नहीं है कि आज हम फैसला करेगी गवर्नमेंट, सुबह एक डिसीजन लेगा, अगली शाम को ख़त्म हो जाएंगी वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स ख़त्म हो जाएंगे। जो सोशो पॉलिटिकल इनजस्टिसेस पे सोशल मूवमेंट्स भी शुरू होती हैं, वो भी थोड़ी देर बाद वो हाईजैक होके सोशल डिसरप्टिव मूवमेंट्स बन जाती हैं। हम केपी में देख चुके हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की शक्ल में, वहाँ पे BYC की शक्ल में आप देख चुके हैं बलोचिस्तान में, अभी आप कश्मीर एक्शन कमेटी में देख लें, GB में देख लें, कई तो बड़े अजीब अजीब फिनोमिनाज होते हैं और इमीडिएटली वो अभी आपको छोटी सी मैं मिसाल दूं, जब ईरान में अटैक हुआ तो आपको याद होगा गिलगित बल्तिस्तान में और कराची में कॉन्सुलेट के सामने क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। आज वो फोर्सेस किधर हैं? वो जवाब देना पाकिस्तान जिस तरीके से ईरान के साथ खड़ा है, या वो जो जिनको शक की निगाह से देखा जाता है कि दे वर डूइंग इट फॉर अदर कंट्रीज, तो कहने का मकसद यह कि बहुत इनग्रेस है, पूरा एक नेशनल रिस्पॉन्स माउंट होना है जिसके अंदर मिलिट्री एंड काइनेटिक इज अंबर आई वुड से ओनली 30-40%, उससे ज़्यादा तो नहीं। आप कितना जो मर्जी आप लड़ाई कर लें अफगानिस्तान में, इफ्तिखार आपसे बेहतर बात कर सकेंगे इसके ऊपर, अफगानिस्तान कर लें, बलोचिस्तान कर लें, और एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट पीछे खड़ी है, दैट इज़ इंडिया, उसकी पूरी एप्लीकेशन है। तो यू हैव टू क्रिएट इफेक्ट्स इन डिफरेंट डोमेन्स। ठीक है, जो मुझे समझ आ रही है, जो आपकी बात है, अगर मैं दूसरे अल्फाज में इस पे एक और सवाल पूछती हूँ, और इफ्तिखार मैं आपकी तरफ हूँ कि काइनेटिक रिस्पॉन्स तो आ रहा है नज़र, ऑपरेशन भी चल रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, लेकिन आपका कहना है कि उसके साथ जो सिविलियन जो काम होना चाहिए, एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। देखिए अंबर, सिंपल स्टेट वे जो मिशन स्टेटमेंट में दे देता हूँ कि पॉलिटिकल क्लैरिटी एंड ओनरशिप के साथ एंड प्रिसीजन के साथ काइनेटिक का इस्तेमाल कैन ब्रिंग यू विक्ट्री। अब पॉलिटिकल जब ओनरशिप एंड पॉलिटिकल क्लैरिटी के साथ आप जो भी काम करेंगे उसमें आप सारी चीज़ों को खुद ब खुद एड्रेस करेंगे। विदाउट पॉलिटिकल क्लैरिटी एंड पॉलिटिकल ओनरशिप ऑफ द वॉर, दिस इज अ वॉर, उसके बगैर आप जो मर्जी मिलिट्री यूज कर ले, यू विल एंड अप एट chaos। ठीक है, इसी नुक्ता को मैं इफ्तिखार की जानिब भी लेकर जाती हूँ, लेकिन इफ्तिखार का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता सकते हैं। जमातुल अहरार का कई बड़े हमले जो पाकिस्तान में हो चुके हैं, उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। किस हद तक हम दुरुस्त समझ सकते हैं कि यही ग्रुप है जो इस हमले के पीछे था? अंबर, जो जमातुल अहरार का ताल्लुक है वो ऑब्वियसली TTP के साथ भी उसका एक लव हेट रिलेशनशिप जो है वो शुरू है। लेकिन अगर मैं इसकी ट्रैजेक्टरी शुरू करूं सन 2014 से, जब पाकिस्तान ने ज़रब अज़ब का ऑपरेशन जो है वो शुरू किया था और बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो KP के ट्राइबल एरियाज से जो है वो निकल गए थे और अफ़गानिस्तान में उन्होंने सेंचुरीज बनाना शुरू कर दी थी, तो जो जमातुल अहरार है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो थी वो हमेशा से जो है वो बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर और जो सदर्न पंजाब है उसके अंदर थी, क्योंकि इस तंजीम के जो रुकन थे उस ज़माने के अंदर, उनके जो ताने बाने मिलते थे वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो वॉर थी उसे थे, और जो सेक्टेरियन और अर्बन कनेक्शंस उनको चाहिए थे वो हमेशा से एग्जिस्टेंट थे। तो जमातुल अहरार का जो रीसेंट जो TTP के साथ एक टर्फ वॉर भी है, और हमेशा हमने देखा कि जब भी एक ऐसी सिचुएशन जो है वो बनती है कि TTP जो है वो साउथ ऑफ KP या KP के नॉर्दर्न स्ट्रेच के ऊपर जो है वो अटैक्स करती है, तो जमातुल अहरार एक इंटर जहादिस इंटरप्ले के अंदर अपना रोल भी बताती है। लेकिन जो रीसेंट फिनोमिनन है कराची के अंदर, जाहिद साहब ने आपको बताया, लेकिन हम इसको इस नज़र से देखते हैं कि इट वाज ऑलमोस्ट द राइटिंग ऑन द वॉल। अब ये फिनोमिनन जी, इट वाज ऑलमोस्ट द राइटिंग ऑन द वॉल कि कराची के अंदर जो है वो कोई अटैक होगा, क्योंकि जो इस टाइम पर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट एंटिटीज़ हैं, उनकी वो ब्लॉक्स के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो जोन्स डिवाइड किए हैं उसके अंदर जो इस टाइम पर सबसे जो एक हॉट जोन बन के आया है
वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने के लिए, चाहे वो साउथ ऑफ केपी के अंदर ऑयल और गैस की फील्ड्स हों, तो आप मैप के ऊपर अगर जो है उसको डेटा को ट्रायंगुलेट करके जो है वो देखते हैं, और ये मैं कोई कंस्पिरेसी थ्योरी बयान नहीं कर रहा, लेकिन इफ यू एक्चुअली ट्रायंगुलेट द इंसिडेंटल डेटा कि जहाँ पर पाकिस्तान का ऑयल और गैस है या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ पर रेकोडेक हो गया जो रक्षा डिवीजन के अंदर है, या आपकी कोस्टल हाईवेज हो गए, या कराची के अंदर जो पोर्ट कासिम वो अभी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और जो पाकिस्तान के फ्यूचर के अंदर ईरान के साथ जो रास्ते जो है वो बन रहे हैं, जो रूट्स खोले गए हैं, उसके ऊपर ये परफेक्टली फिट ये फिनोमेनन आता है। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है तो आई थिंक इट वाज लाइक 2 months अगो कि ये इंडिकेशंस आना शुरू हो गई थी। हमारी जो है जो फेयर था एज पीपल हु मॉनिटर दिस कि शायद मुहर्रम के अंदर कुछ करने की कोशिश करें क्योंकि इनके सेक्टेरियन कनेक्शंस हैं, लेकिन इट्स हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर मुहर्रम, और एक सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन को जो है वो अटैक किया गया है। लेकिन अगर आप डैमेजेस देखें तो डैमेज इनकलकेट करना इज पार्ट ऑफ अ लक स्ट्रैटेजी, जो इसके ऊपर वो बेट करते हैं, असल में तो मैसेज देना है। और मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान और कराची जो है, जितना पाकिस्तान का रोल जो है वो इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली बढ़ता जाएगा, इन दो एरियाज के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगा। तो आप क्या जाहिद साहब क्या जो तज्जिया है उस इत्तेफाक करते हैं कि पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है? देखिए, आई एग्री विद दैट, और उसकी एक मिसाल जो है मैं आपको जो है वो दे देता हूँ कि जब आपको याद है कि कुछ टेंशन्स जो हैं वो इमीडिएटली ईरान वॉर के बाद जो है वो शुरू हुई थी, तो उनका जो ये पता था कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी सिचुएशन जो है वो बनेगी जो शायद एक सेक्टेरियन एंगल को पुल करने के लिए जो है यहाँ पर इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट की जाए। तो तमाम सूबों के अंदर ये इशू जो था, लेकिन सब ने टैकल किया। 2 जगहों के अंदर जो है वो खुल के सामने आया जहाँ पर जो है सिक्योरिटी एपरेटस, जिसको हम सिविल सिक्योरिटी एपरेटस कहते हैं, वो उसको जो है कंट्रोल करने में नाकाम रही। एक कराची में था और एक गिलगित बल्तिस्तान था। तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो तो पेरिफेरल एरिया है, और पेरिफेरल एरियाज के अंदर जिसमें कोई हिस्ट्री ऑफ वायलेंस इतनी ज़्यादा ना हो, तो उसके अंदर तो समझ आती है कि चलें स्टेट को जो है टाइम लगा ग्रैपल करने के लिए। लेकिन अगर कराची शहर के अंदर जो है वो होने लग गया तो दैट मीन्स कि वो एक पॉलिटिकल ओनरशिप की नाकामी तो है, लेकिन सिस्टम की भी नाकामी है कि वो उसको रोक नहीं सके। लेकिन कराची इज अ प्रॉब्लम, और मेरे ख्याल में उसके बहुत सारे इश्यूज, क्योंकि जब आप काउंटर टेररिज्म और रिएक्शन की जो है वो बात करते हैं स्टेट की, तो उसमें जो सबसे अहम बात आ जाती है वो गवर्नेंस इश्यूज की है, जो ऑब्वियसली ऑफ टॉपिक है इस टाइम पर। लेकिन कराची को अपने गवर्नेंस इश्यूज और रिस्पॉन्स टाइम जो है अगर बेहतर नहीं करना पड़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले आने वाले दिनों में जो है टफ जो है वो टाइम रहेगा। लेकिन आपको लगता नहीं है इफ्तिखार के इस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह पर हमने सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप को 1 कप 1 पेज का कामयाब हमने अक्कासी भी देखी, जिस तरह से ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है उससे निपटा गया, लेकिन इंटरनली तो डिविजन्स हैं। आई एग्री विद दैट अमर, और इसका एक जो है जो इंटरनेशनल जो आप डिप्लोमेटिक और पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैचर की जो है वो बात कर लें, अगर हम रियल पॉलिटिक की नज़र से जो है वो देखते हैं तो दुनिया के अंदर सब ने ये जान लिया है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर अब जीत नहीं हो सकती, एंड सो द बार फॉर नॉन स्टेट एक्टर्स हैज बीन रेज्ड वेरी हाई। तो जो इस किस्म के नॉन स्टेट एक्टर्स और स्पॉयलर्स होंगे, अब दुनिया जो है वो जंगे इसी तरह जो है वो लड़ेंगी। और आपने देखा कि ईरान को भी जो अपर एज जो है वो हासिल है वो इस टाइम पर इसीलिए है क्योंकि वो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में जो है वो कामयाब हुआ है। तो लिहाजा एसिमेट्रिकल वॉरफेयर को काउंटर करने के लिए जो हम मिसालें देते हैं कि हमने 2006 में ये किया और 1980 में ये किया और 2014 में ये किया, तो आई थिंक कि उसके साथ इन्वायरमेंट जो है वो टोटल जो है वो बदल गया है। आपको एक जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो एक ऐसे डिफ्यूज सिनारियो के अंदर है जिसमें नेविगेट करना जो है वो मुश्किल होता हुआ जा रहा है। लिहाजा जो होम ग्रोन सेटअप्स होंगे उनको कन्वेंशनैलिटी पर, नए लाइंस पर जो है वो आपको डिवाइड करके पॉलिटिकल सेटअप जो है वो बनाने पड़ेंगे, और ये नागजीर हो चुका है। और जो ट्रेडिशनल हमारा आर्किटेक्चर है जिसमें CTDs हैं, CT है, उसके अंदर इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं, आई थिंक उसको भी जो है दोबारा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना पाकिस्तान जो है वो मिलिटरीली और इकोनॉमिकली जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होगा, उसके असरात जो है वो यहाँ पर आएंगे। पाकिस्तान में भी ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आते रहेंगे। जाहिद साहब, आपका क्या ख्याल है कि जो इंटरनल डिविजन्स हैं, इसके अलावा CTDs, इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करना और जो मुख्तलिफ सियासी ग्रुप्स हैं जो शायद मदद कर सकें ताकि इंटरनल नैरेटिव बिल्डिंग भी हो, उसके बारे में आपकी राय? जी बिल्कुल, देखिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि होल ऑफ अ नेशन अप्रोच जो है वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उस पर आप देखें ना, अभी अफगानिस्तान है,
افغانستان کے اندر پختون بھی ہیں, افغانستان کے اندر تاجک ازبکس بھی ہیں. اچھا, افغانستان کے اندر صرف جو ریلیجس فیکشن ہے وہ طالبان کے اندر نہیں ہے. دیر آر ادر ماڈریٹ اینڈ ماڈرن اینڈ ماڈریٹ اینڈ فارورڈ لکنگ ریلیجس وہاں پہ لوگ رہتے ہیں. تو آئی تھنک کیپنگ یور سیلف ریسٹرکٹیڈ ٹو اونلی ون گروپ یا ایک لمیٹڈ گروپ کے ساتھ آپ کی بات چیت یا ان کے ساتھ رابطے رکھنا, دیٹ از ناٹ سرونگ. پیپل ٹو پیپل آپ کو ڈفرنٹ ڈومینز میں جانا ہوگا, اس کی سوسائٹی کو. اور جو میں ریجنل اور انٹرنیشنل اپروچ کرتا ہوں, آپ اس کے ذریعے بھی آپ پیپل آف افغانستان ان کو آپ چھوڑ تو نہیں سکتے, کیونکہ جب تک افغانستان کا اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا, وہ ایز اے اسٹیٹ فنکشننگ اس کی شروع نہیں ہوگی, تو یو کانٹ پک اینڈ چوز. فرسٹ ٹائم پاکستان نے اچھی چیز جو کی ہے, دا پالیسی از ویری کلیئر. پالیسی اباؤٹ افغانستان از ویری کلیئر پالیسی. اور ابھی ملٹری پروسیجر کے ساتھ ٹھیک ہے اس وقت اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از شٹ ڈاؤن. زیادہ تر لوگ وہی شور مچا رہے ہیں جن کو انلیگل اسپیکٹرم یا بارڈر کے کلوجر کی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں, یا جن لوگوں کے اپنے انٹرسٹ. لیکن ظاہر ہے جو تجارت کرتے ہیں ان کو تو وہ تو متاثر ہو رہے ہیں نا. دیکھیے امبر, the nation is sacrificing نا. تجارت میں بالکل مانتا ہوں کہ تجارت رکی ہوئی ہے, سارا کچھ. شادتیں بھی اسی طرح ہو رہی ہیں, آپ کی سیکیورٹی فورسز پہ بھی سٹریس اسی طرح ہے. یہ دھماکے کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ مساجد میں, پولیس لائنز میں, گھروں میں بچیاں اغوا ہو رہی ہیں. یہاں کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کتنی اغوا برائے تاوان کے کتنے کیسز ہوا کرتے تھے. لوگ میں 20-30% ہی رجسٹر ہوتے ہوں گے, باقی تو خاموشی سے پیسے دے کے واپس آ جاتے تھے. کیونکہ یہ جو بھی گورننس کی طرف جس طرح افتخار اشارہ کر رہے ہیں, یہ جتنی انسیکیورٹیز ہیں یہ پورے گورننس سے پیدا ہوئی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا سیکریفائس تو سب کو کرنا پڑے گا ان آل ڈومین ٹو کریٹ این انوائرمنٹ. بیہیویئر چینج جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا, اٹس اے ہیوج ایکسرسائز. یہ کوئی نارمل اسٹیٹ نہیں ہے. ان کا اسٹیک پہ کیا ہے مجھے بتائیں. طالبان کی مثال لے لیں, ڈیموکریسی, پولیٹیکل کوئی پریشر نہیں ان کے اوپر, انٹیمیڈیشن کوریجن سے وہ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. آل انکلوسیو گورنمنٹ انہوں نے بنانی نہیں ہے جب تک وہ مزے سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. وہ جب تک ریزسٹنس وہاں سے نارتھ میں شروع ہوگی, جو بھی ہوگا, پولیٹیکل پریشرز آپ کو ڈالنے ہوں گے, ڈپلومیٹک پریشرز ڈالنے ہوں گے. یہ جو یو این کی رپورٹس آتی ہیں, یا اگر رشیا کوئی رپورٹ دے رہا ہے یا امریکنز کوئی رپورٹ دے رہا ہے, اب ان کے اوپر کام کرنا ہوگا. ادر دین دی ملٹری, 7.1 بلین کا ویپنری پڑی ہوئی ہے, نو ڈاؤٹ. امریکہ از اے اسٹیک ہولڈر. آئی تھنک ہیوج اسٹف ہیز ٹو بی ڈن. جو میں پولیٹیکل اونرشپ کی بات کرتا ہوں, ایکچولی وہ بیسیکلی یہ گورننس, آپ کی ڈپلومیسی, پالیٹکس, ہر ایک کو آپ کو فوکس کرنا پڑے گا. لیکن زاہد صاحب دیکھیں, ظاہر ہے جو میں خاص طور پر پولیٹیکل اونرشپ کی اسی حوالے سے بات کر رہی ہوں, کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور وفاق میں جو حکومتیں ہیں وہ آپس میں ان کا لڑائی جھگڑا ہے. دوسری جانب اتحادی تو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, لیکن ظاہر ہے وہ بھی رائیولز تو ہیں, اور وہ والا ایک مومنٹ نہیں آیا جیسے اے پی ایس کے بعد آیا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھا ایک پیج پر ہو کر رسپانس دے سکیں. تو دیٹ ٹائم از ڈفرنٹ فرام دس ٹائم. آئی تھنک دس از ایکولی چیلنجنگ. یہ اتنا ہی چیلنجنگ ہے. ایک اسٹیٹ کا ایک کریکٹر ہوتا ہے جی آپ کا, ورنہ یہی کریکٹر نظر آئے گا کہ ان کا کریکٹر, ہم نیشنل پاورز بھی ہیں, ہم نیوکلیئر پاور بھی ہیں, سوری, ہم انٹرنیشنل میڈیٹرز بھی ہیں, انٹیکولیٹرز بھی ہیں. کانٹ وی کریٹ اے پروسیس ہیئر. ابھی دیکھیں نا, بلوچستان کی مثال لے لیں, آپ نے پیپلز پارٹی کا جو کنیکشن کیا, اس پہ میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ موسٹ آف دا بلوچ آر لیونگ ان سندھ. تو پولیٹیکل لیڈرشپ پیپل پارٹی, لیکن پیپلز پارٹی کی تو حکومت بھی تو ہے نا بلوچستان میں. حکومت بھی ہے, یس. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ٹاپ ایلیٹ لیڈرشپ ہے, دے ول ہیو ٹو سٹ. ان کو بات چیت کرنی ہوگی, سب لوگوں کے ساتھ انگیج بھی کرنا ہوگا, سوشو اکنامک پرانگ کو وہ چلائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آپریشنز بالکل روک دیں. یہ دو وار از کامبو ہے نا جی, ایک کمبینیشن ہے پولیٹکس کا, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا, پلس جو کائنیٹکس ہے, یہ جو ملٹری ہے, دیٹ از پارٹ آف دیٹ پولیٹکس. وار اٹ سیلف از پولیٹکس. ٹھیک ہے, تو وہ پولیٹکس چلے گی, اس پہ جو انسٹرومنٹ آپ نے یوز کرنا ہے اس کو کرتے رہیں, آپ بیٹھ نہ جائیں. ٹھیک ہے, کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز آر ناٹ گوئنگ, مطلب وہ کسی لارجر آئیڈیالوجی کے لیے, ٹرو آئیڈیالوجی کے لیے تو نہیں لڑ رہے. اٹ از آل اکنامک ٹیررزم جی, اکانومی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ملا جی جی بالکل, جیسے افتخار نے بھی کہا تھا کہ یہ پیٹرن اب انکریزنگلی نظر آتا رہے گا. لیکن افتخار, ایک اور جو نقطہ ہے جس پہ آپ سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں, ایک بین الاقوامی سطح پر بھی جو پاکستان کی افغانستان کے ساتھ اسٹریٹجی ہے وہ کسی حد تک بھی نظر آتی ہے. کچھ ہفتے پہلے ہی افغان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو جو ای یو کے ریپرزینٹیوز ہیں انہوں نے بھی تائید کی تھی پاکستان کی کارروائیوں کی. ہم شاید یہ بھی توقع رکھ سکتے ہیں کہ کل کے حملے کے بعد دوبارہ سے افغانستان پہ ایک اور کارروائی ہو.
देखें, कार्रवाइयाँ तो एक हिस्सा है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस की, उसको एक हमले के साथ हम जो है वो लिंक नहीं कर सकते। ये तो पाकिस्तान ने एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया और एज अ स्ट्रैटेजी ये बात की है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट होगा और वो ये समझेंगे कि उसके जो कनेक्शंस हैं वो अफगानिस्तान से निकलेंगे, तो उसका रिएक्शन जो है वो आएगा। इसलिए जो ऑपरेशन ज़रब लिल हक था, वो बेसिकली कभी रुका नहीं था, और आप किसी से भी पूछ लें ऑफिशियल स्टैंस में तो वो कहते हैं कि ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो जब तक रुकेगा नहीं तब तक ये जारी रहेगा। जो ईयू का जो है वो आपने जिक्र किया, तो जिन साहिब ने जो है वो बात की थी, इंटरव्यू की थी, और जो उनकी जो हाई एम्बेसडर आई थी, उन दोनों से जो है आई हैड अ वेरी डिटेल्ड मीटिंग विद देम आल्सो। उनके भी कंसर्न्स थे अफगानिस्तान के हवाले से। एक तो सबसे बड़ा इशू ये था, क्योंकि ईयू अकेले तो कुछ नहीं कर सकता था, तो दे सेट के इसके लिए एक लार्जर जो है वो कॉन्ग्लोमरेट चाहिए ममालिक का, जो इस बात के साथ अग्री हो कि अफगानिस्तान के अंदर किस किस्म का चेंज जो है वो आना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपके पास मुतबादिल क्या है अफगानिस्तान के अंदर, विच इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, यू नो। और जो नॉन स्टेट एक्टर्स का है, उसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि अभी तो ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में नज़र आता है, क्योंकि हम डायरेक्ट इफेक्टीज हैं और फर्स्ट लाइन में हैं। लेकिन उनको सबसे बड़ा डर ये है कि जो रेफ्यूजी क्राइसिस है और जो फिर कनेक्शंस बाद में बन के आते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो ग्रुप्स हैं, हम तो सिर्फ टीटीपी और जेयूए की बात करते हैं, बेसिकली जो अटैक अभी भी हुआ है वो जेयूए के उस कॉन्ग्लोमरेट से जो है वो आया है, जिसका हिस्सा अलकायदा भी है, और उसको इत्तेहादुल मुजाहिदीन कहते हैं, एंड अलकायदा इज एक्चुअली लीडिंग इट। तो जो काउंटर टेररिज्म स्फीयर के अंदर है, उसके अंदर तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2027 ये समझा जा रहा है कि वो अलकायदा के रिवाइवल का साल जो है वो होगा। उनको ये फियर है कि कहीं यूरोप में, कहीं जो है वेस्ट के अंदर कोई ऐसे बड़े पैटर्न का अटैक ना निकल आए जो अफगानिस्तान से लिंक्ड हो, और फिर उनकी पॉलिसी फेलियर्स, उनके लोग उनको जो है वो कोसेंगे। दैट इज वाई वो आकर पाकिस्तान के अंदर ये बात जो है वो कर रहे हैं कि हमें भी जो है आपकी हेल्प जो है वो करनी है, एंड वी आर रेडी टू डू वट एवर इज रिक्वायर्ड। बट इन द लार्जेस्ट सम ऑफ इट, अंबर, अगर आप इस सारे प्रॉब्लम को जो है वो देखें और एक ग्लोबल पॉलिटिकल अलायंस की नज़र से जो है वो देखें, तो दो जगहें ऐसी आती हैं जो डार्क एरियाज मैप के अंदर हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और मैं ये समझता हूँ कि वो दुनिया को जो है वो ट्रबल करेंगे, और वो एक अफगानिस्तान है और दूसरा इस टाइम पर लेबनान है, और दोनों के अंदर जो है वो प्रॉक्सी की सी सिचुएशन है जिसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। एक एक्टिव फ्रंट पर है, दूसरा जो है वो डिस्कशन का हिस्सा है। जब तक इन दोनों चीज़ों का हल जो है वो नहीं निकलता, इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें, आपने जैसे निशानदेही भी की थी कि अफ़गानिस्तान का मसला है, हो सकता है कि 2027 अलकायदा का साल भी बन जाए, और इससे एक जुड़ा बहुत अहम मामला है, वो है अफ़गान जो रेफ्यूजीज़ हैं उनका मामला है, क्योंकि वो जो अफ़गान तालिबान की गवर्नेंस के अंडर नहीं वापस जाना चाहते। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी तादाद में वापस भेजा है, ईरान ने भी भेजा है, यूरोपियन यूनियन भी उनको नहीं रखना चाह रहे, तो उनका क्या बनेगा? देखें, जो अफगान रेफ्यूजीज़ का इशू है, या वो पॉपुलेशन जो अफगानिस्तान वापस नहीं जो है वो जाना चाहती, उसके अंदर एक बात तो मैं ये समझता हूँ बतौर पाकिस्तानी भी, और एज ए पर्सन हु लुक्स एट ऑल ऑफ दीज इश्यूज वेरी क्लोजली, कि दुनिया का कोई सा ऐसा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान ने जो है वो रखे तकरीबन कोई 40-45 साल से रेफ्यूजीज़ को रखा, लेकिन जो उसका एक प्रोसेस था उसको जो है वो हॉल्ट कर दिया गया, और ग्लोबली हॉल्ट कर दिया गया। तो इंडिया ने कहा था कि हम वीज़ा देंगे, वो वीज़ा नहीं दिए। अमेरिका ने कहा था हम इतने ले जाएंगे, यूके ने कहा था इतने ले जाएंगे। बल्कि अमेरिका तो अब ये करने की कोशिश कर रहा है कि जिनको वो लेकर गए हैं अब उनको युगांडा और बाकी जो अफ्रीकन रिपब्लिक्स हैं उसके अंदर जो है उनको शिफ्ट जो है वो कर दें। लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ जो है वो कभी भी नहीं आती। लेकिन जब पाकिस्तान जो है वही काम करता है और यही काम करने की कोशिश कर रहा है कि एक वीज़ा के ज़रिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं, आप मुझे बता दें कौन सा मुल्क है जहाँ लोग वीज़ा के बगैर जो है जाते हैं, या कोई वो वहाँ पर रह रहे हैं 3rd जनरेशन 4th जनरेशन और उनकी कोई रजिस्ट्रेशन ही ना हो। तो जब पाकिस्तान ये काम करता है, सो देन इट बिकम्स अ ह्यूमैनिटेरियन इशू, यू नो, फॉर एवरीवन। लेकिन जो उनकी पॉपुलेशन की ग्रीवियंसेस हैं वो जेन्युइन है, मैं ये समझता हूँ। और हम रोज़ाना के हिसाब से जो है वो 100 लोगों से अफगानिस्तान में जो है वो बात जो है वो करते हैं जो यहाँ से गए, क्योंकि उनकी यहाँ पर जो है वो ज़िंदगी जो है वो गुजरी है, ना कोई वहाँ पे खुश है, ना कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। खुसूसी तौर पर जो खवातीन हैं उनके इश्यूज को नज़रअंदाज करना, आई थिंक एक बहुत बड़ा जो है वो ग्लोबल जो है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर हम लेकिन नंबर एक बात जो है मैं ज़रूरी समझता हूँ करना, कि अफगानिस्तान के अंदर जो सबवर्जन हो रही है, और आप देखें कि अफगानिस्तान के अंदर जो 9/11 के बाद जो उनका एनवायरनमेंट था, जो बजट के हवाले से या उनका जो प्रोसेस था गवर्नेंस के हवाले से, वो ऑलमोस्ट एक वेस्टर्न डिज़ाइन का था।
تو آلموسٹ 2001 سے لے کر 2021 تک ایک ایسی جنریشن جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے جس نے ایک آلموسٹ ویسٹرنائز سٹائل کی جو ہے وہ گورننس سسٹم اور باقی ساری چیزیں دیکھی. اب اگر طالبان کا رول جو ہے وہ پرولونگ ہوتا ہے اور اگر آپ انہی سکولز اور یونیورسٹیز کو جہادست مدرساز کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں اور یہ پروسیس 15-20 سال تک جو ہے وہ جاری رہا, تو جو ان کی اپنی پاپولیشن ہوگی, نئی پاپولیشن, اور وہ جو امریکن جو ہے کنٹرول کے نیچے جو ہے وہاں پر رہ رہی تھی, ان کے اندر جو مینٹل سیمبلنس ہے وہ بھی نہیں نظر آئے گا. تو مجھے تو فیوچر میں کانفلکٹ ہی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمیشہ خطرناک باتیں کرتے ہیں افتخار, لیکن یہاں زاہد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس درمیان جب افغانستان اور پاکستان کے درمیان کانفلکٹ بھی بڑا, وہ بھی حملے کرتے رہے, ہم نے بھی جواب میں کارروائی کی اپنی ڈیفنس میں, بات چیت بھی پس پردہ چلتی رہی اور دوست ممالک تھے جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, جیسے چین ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات چیت بھی چلنی چاہیے یا صرف کارروائی ہونی چاہیے, یعنی کہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کی جو ہم نے بات کی تھی ٹورڈز افغانستان, یا ہم ملٹری اسٹرائکس کی اسٹریٹجی کنٹینیو رکھیں؟ ملٹری اسٹرائک کا پرپز ہوتا ہے ٹو مینٹین ڈیٹرنس, یو ہیو اے کاسٹ, اینڈ ملٹری اسٹرائکس کا مقصد ہوتا ہے ٹو کریٹ این انوائرمنٹ جہاں پہ آپ ٹیبل کے اوپر بات چیت تو از ایک وہ کہتے ہیں نا جی لازمی جزو ہے, اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے, اس کو چھوڑنا چاہیے بھی نہیں. چائنا, آف کورس چائنا, ایران, ابھی یہ ریجن شیپ ہو رہا ہے. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ افغانستان کے طالبان افغانستان کو افغانستان کے لیے رن نہیں کر رہے نا. اٹ از کابل از ناٹ گورننگ دیم فار دا پیپل آف افغانستان. آل انکلوسیو گورنمنٹ بننی تھی 2021 کے بعد دیکھیں نا, تو وہ جب خود ہی نہیں سیریس ہو رہے, دس از دا بگ چیلنج. میں جیسے پہلے بات کر رہا تھا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا جب یہ سیٹ اپ ہوتا ہے, یہ کوئی ڈیموکریٹک پروسیس سے پیدا ہوئے والی حکومت تو نہیں ہے, یا پولیٹیکل لوگ تو نہیں ہے, اسٹیٹس مین تو نہیں ہے. They are the children of the conflict. They only know one language, and that is of gun, intimidation, coercion, لڑائی. They need friction to remain in power. تو اس بیہیویئر چینج کو آپ تبھی لا سکتے ہیں کہ جب آپ ایک کولیکٹیو ایفرٹ کریں. چائنا کے اپنے کنسرنز ہیں, ان کے جو ای ٹی ایم کے اور یہ جو اس اوگر پروونس کے ان کے پرابلمز ہیں وہ بھی افغانستان میں. اب رشیا کو دیکھ لیں, آئی ایس کے پی, وہ ابھی تک چچنیا کا غصہ لے کے وہ سامنے رکھتے ہیں. باقی اٹ از آل اکنامک جو ایفرٹ ہے, سوری ٹیررزم ہے, وہی کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ کہیں نہ کہیں ان کو کاسس بلائے مل جائے گا. آئی ایس جو ہے وہ ان کو رشیا پہ یہ بھی غصہ ہوگا کہ جی وہ احمد بشار الاسد کو کیوں سپورٹ کرتے تھے, ہمیں کیوں نہیں کرتے. تو یہ کہیں نہ کہیں سے ریزن نکال کے لاتے رہیں گے ٹو کیری آن ود دیئر ایفرٹس. تو اس کے لیے پھر آپ کو چائنا, ریجنل اپروچ, سینٹرل ایشیا, ایون امریکنز کو تو میں اسٹیک ہولڈر کہتا ہوں. خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ موسٹ ڈسگریسفل withdrawal in the history by Biden administration 2021 کا 7.1 بلین. ہم ملٹری میں رہے ہیں, ہمیں پوسٹ بھی ایک ابنڈن کرنی ہو نا, خدا نہ خواستہ جی آپ انڈر پریشر, تو یو ڈسٹرائے یور ویپنز اینڈ اکوپمنٹ اینڈ ایوری تھنگ. نیٹو withdrawal کر رہا تھا امبر. there is a reason behind this leaving this weapons. میں تو یہ نہیں مانتا کہ یہ ہسٹری withdrawal تھا, ادھر چھوڑ کے چلے گئے. یہ کوئی ٹوٹسیز یا ہتوز نہیں withdraw کر رہے تھے افریقہ کے. This was a NATO withdrawal. اور اتنا 7.1 بلین کا آپ ویپنری چھوڑ کے چلے گئے ہیں, ہیوج اکوپمنٹ. رشینز بھی اسی طرح اکوپمنٹ چھوڑ کے گئے تھے, آج تک اس کی آگ نہیں بجھ رہی. اب یہ اکوپمنٹ وہاں پہ رہ گیا, اس کی آگ نہیں بجھ رہی. ایک اسٹرکچر اسٹیٹ اٹھی ہے جو کنونشنل ملٹری مین سے پاکستان کو سبڈیو نہیں کر سکی. اس نے کہا اچھا جی نان اسٹیٹ ایکٹرز کا یوز کرتے ہیں, دس از ایزی. روئے جائے اوپر سے کہ جی ہم وکٹم ہے ٹیررزم کو, ٹیررزم کو لیڈ انسٹرومنٹ آف پالیسی بنا لیں. تو آئی تھنک ہمیں پاکستان کو جو پالیسی کی بات کر رہی ہے, جو پالیٹکس کی, اس کو جو ڈپلومیٹک پریشرز, ڈپلومیٹک انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے تھرو یو این اینڈ ادر آرگنز, ایس سی او, اس کو وہاں پہ ہم نے لے کے جانا ہے. ریجنل کنٹریز کو جو انوالو کرنا ہے, اور بھارت کا یہ جو مکرو چہرہ ہے اور انوالومنٹ ہے, اس کو ہمیں لے کر جانا ہوگا آگے. اور اس وقت دس از دا بیسٹ انوائرمنٹ. پاکستان کو اس سے اچھی ڈپلومیٹک بیسٹ انوائرمنٹ نہیں مل سکتی, ویئر پیپل آر لسننگ ٹو یو, ویئر پیپل آر سیئنگ یو, ویئر پیپل آر happy with your sincere effort for peace and stability. And why not for Pakistan? This is the best time. ٹھیک ہے, دس از دا بیسٹ ٹائم. آئی تھنک یہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی, کیونکہ ایک اور جو افتخار بات چیت چل رہی ہے کہ ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں, ظاہر ہے وہ بہتری کی طرف بھی جا رہے ہیں. افغانستان از اے پرابلم ایریا, بات چیت کی بھی کوشش کی گئی, کارروائیاں بھی ہوتی رہی ہیں. تو افغانستان کو بائی پاس کر کے سینٹرل ایشیا کا روٹ وایا ایران پر بات چیت ہو رہی ہے. از دیٹ پاسبل؟
जी बिल्कुल पॉसिबल है, बट आई थिंक कि शॉर्ट टर्म के अंदर तो आप ये कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर यू कैन नॉट डिनाई द रूट्स फ्रॉम टू अफगानिस्तान। बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आर्किटेक्चर जो है वो बन के क्या आ रहा है। ईरान का खुलना इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लार्जर जो रोल बन के पाकिस्तान का है ऑन हाउ टू बैलेंस द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ओपन इकोनॉमी जो चाइना के दरमियान में और यूएस के दरमियान में होगा, क्योंकि वो अकेला जो है चाइना का उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर अमेरिका ने इतना ज़्यादा उसमें जो है वो इंटरेस्ट शो किया और लीवरेज जो है वो दी है ईरान को, ऑब्वियसली उसके अपने स्टेक्स हैं। अफगानिस्तान से अगर आपने सेंट्रल एशिया और लार्जर यूरेशिया जिसको आप कहते हैं, क्योंकि व्हाट द न्यू टर्म्स जो टर्म्स होते हैं वो पॉलिटिकली बहुत लोडेड होते हैं, और आप जो पॉलिसी सर्कल्स के अंदर अब टर्म बन के सामने आ रहा है वो ग्रेटर यूरेशियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर की जो है वो बात हो रही है। तो अफगानिस्तान से आपको 5 ममालिक क्रॉस करके जो है यूरोप की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। ईरान से आपको सिर्फ 2 ममालिक जो है वो क्रॉस करने पड़ेंगे। और पाकिस्तान के लिए तो इम्पॉर्टेंट ये भी है क्योंकि अभी हमने आई थिंक पिछले महीने एक एक्सपेरिमेंट भी किया जिसमें काशगार से हम काजाकिस्तान तक डायरेक्टली जो है वो गए हैं, मुकम्मल तौर पर ये रूट जो है वो बाईपास करके। सो वी आर लुकिंग एट मल्टीपल ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स। जितना हम इसको खोलते जाएंगे उतना ही जो है फायदा भी होगा और उतना ही प्रेशर जो है वो हमारे पर आएगा, लेकिन हमें पुराने जो है वो इश्यूज रिजॉल्व करने होंगे। और आपने जिस तरफ इशारा किया इंडिया का जो ट्रैक 2 की बात जो है वो हो रही है, जिसको ना कोई ओन करता है ना कोई डिनाई करता है, लेकिन चल रहा है। लेकिन तीन ऑलमोस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 4 मीटिंग्स होगी और सीरियस मीटिंग्स उसके अंदर हैं। खैर उसके अंदर आप यू डोंट हैव टू बी सॉर्ट ऑफ रॉकेट साइंस जीनियस टू डिसाइफर हाउ थिंग्स आर। अगर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी जो हेड हैं वो जाकर जो है वो मिल रहे हैं वैंग यी से जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, और फिर उसी दिन जो है वो इसाक डार से बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो इस इशू को रिजॉल्व करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। जहाँ तक इंफॉर्मेशन है और जब मैं डिसाइफर करता हूँ इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ दिस हैपनिंग, मुझे ऐसा लगता है कि 2027 के शुरू में दोनों ममालिक जो है वो बैठेंगे और पाकिस्तान का अपर हैंड है इस टाइम पर। तो इंडिया के पास ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड है क्योंकि ये बहुत क्लियर हो चुका है कि जो इंडिया के अंदर जो उनका एक मॉरल पेडेस्टल था वो हिंदुत्व जो डिजाइन है उसकी वजह से कोलैप्स हो गया है, और वो पाकिस्तान तो उसमें एक कैटलिस्ट की शक्ल में जो है वो सामने आया है उसकी कोलैप्स करने में। लेकिन वेस्ट के अंदर यू ओपन इट एंड यू सी इट, तो उनकी अमेरिका के अंदर भी इन्फिल्ट्रेशन थी और कनाडा के अंदर भी थी और हर तरफ जो है अब वो पंचिंग बैग जो है वो बन के आ गया है। मुझे आपकी बात काटनी पड़ी है इफ्तिखार। आई विश आई कुड हैव कंटिन्यूड दिस डिस्कशन बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब और इफ्तिखार। फेडरल बजट में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर बहुत सारी पाबंदियां ख़त्म होने जा रही हैं। इस पर मार्केट पर क्या असर होगा और जो सारिफ है क्या असर होगा, उस पर जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद साहब। शहजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जो मार्केट पे और कंज्यूमर पे जो असर है उसकी बात अगर हम करें और जो नंबर्स हैं उस पर बात करें, सबसे पहले एक सवाल बनता है जो आम सारिफ की नज़र में हम देखें, जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, 2 बच्चे, मियाँ बीवी, सस्ती मेड इन पाकिस्तान गाड़ी, क्या इस कदम से वो जो ख्वाब है वो असरअंदाज नहीं होगा उस पर? देखें हमारी बदनसीबी रही कि जब पाक सुजुकी बनने गई, मैं 81 की बात कर रहा हूँ, एक डिसीजन प्रोग्राम पे साइन हुआ सुजुकी जापान के साथ कि भाई अब ये पाक सुजुकी होने जा रही है। उस डिलीशन की जो स्पिरिट थी वो ये थी कि आइंदा 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आएगी, हम लोकलाइजेशन करेंगे, आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी देंगे, ठीक है, और एक्सपोर्ट करेंगे। आज सुजुकी को 40-42 साल हो गए, अभी तक नहीं हुआ। आज हमारा ख्वाब वही ख्वाब है। एक सुजुकी अल्टो जो पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप लें, मुझे पता है कि आप नहीं ले सकती, 36 लाख रुपए की, मेरी तो सकत नहीं है, 36 लाख रुपए की यही गाड़ी सुजुकी, आगे सुजुकी के बाद कुछ और नाम है, पड़ोस मुल्क में है, वो 3.25 लाख रुपए की है। अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो 12 लाख रुपए बनते हैं, कहाँ 36 लाख कहाँ 12 लाख। आप अंदाज़ा लगाएं, अच्छा ये क्या वजह है कि इतनी महंगी गाड़ी क्यों है? हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट के मोहताज हैं।
जब तक वो नहीं आएगी गाड़ी नहीं जुड़ेगी। जब गाड़ी नहीं जुड़ेगी, आपने आवाम से सालाना अरबों रुपया ले लेते हैं, तो उनको गाड़ी कब देंगे? ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ है इस पिछले 40 साल में जितनी भी हुकूमतें हैं, ये टोयोटा होंडा सुजुकी के साथ ये हुकूमतें भी ये बराबर की शरीक हैं इस गुनाह में। और एक इदारा हमारे यहाँ है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, वो सबसे बड़ा गुनाहगार है। उसका काम ये था कि वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके जाता, लोकलाइजेशन की तरफ लेके जाता, मेड इन पाकिस्तान गाड़ी की तरफ लेके जाता। लेकिन क्योंकि टोयोटा होंडा सुजुकी की बी टीम वो बैठी हुई है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड में, अब उसके बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो कभी अली हबीब साहब होते हैं, अली हबीब की फैमिली के कुछ लोग होते हैं, कुछ उनके कारिंदे होते हैं चुने हुए। ये लोग वहाँ पर ये बैठ के लोकल असेंबलर्स, जबकि हमें कहना चाहिए 40 साल में ठीक है, कि लोकल मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ये लोकल असेंबलर, आज तक हम मोहताज हैं सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करने के। अच्छा, लेकिन अब आपने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की भी बात की, लेकिन इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड भी अब जो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन है उसको भी देखता है। जी, वो बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। जब हुकूमत ने पिछले साल बजट में बैगेज के ऊपर पाबंदी लगा दी कि बैगेज पर गाड़ियाँ नहीं आएंगी, हालांकि बैगेज टीआर और गिफ्ट के तहत जो गाड़ियाँ आती हैं वो समुद्र पार पाकिस्तानी भेजता है। 24-25 में 40,000 गाड़ियाँ भेजी, $850 मिलियन ये वाइट ट्रेड है। टीआर बैगेज गिफ्ट कहते हैं जो समुद्र पार पाकिस्तानी गाड़ी भी भेजता है और डॉलर ड्यूटी भेजता है। आप 17,000 आइटम इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, आपको सब के अंदर ड्यूटी पाकिस्तानी रुपीस में मिलती है। आपने यही टोयोटा होंडा सुजुकी और जो नए प्लेयर्स आए चाइनीज़ कोरियंस, उनके कहने पे आपने बैगेज को बंद कर दिया। एक तरफ वो रकम भी गई आपकी, डॉलर ड्यूटी भी गई, प्लस जो आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी मिली थी वो भी बंद हो गई। अब आपने कहा जी प्री शिपमेंट सर्टिफिकेट, चलें जी बिस्मिल्लाह। आपने कहा लोगों ने वहाँ से प्री शिपमेंट सर्टिफिकेट करा लिया, कराने के बाद वो गाड़ियाँ कराची पोर्ट पे आकर रुक गई, इसलिए कि वो जो बैंड लगाया था उसके बाद वो गाड़ियाँ पहुँची हैं। कुछ शिपमेंट लेट पहुँचे, कुछ लोगों ने वहाँ से गाड़ी लेट चढ़ाई। बहरहाल कॉमर्स मिनिस्ट्री और ख़ासकर मैं वज़ीर आज़म साहब का और सेनेट की कायमा कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह भी इनको रिलीज़ ऑर्डर दे दिया, वन टाइम जो ये गाड़ियाँ आ गई। ये जो गाड़ियाँ अब जो रिलीज़ हो रही हैं उसकी, अब मेरा सवाल ये है कि आपने एक तरफ तो प्री शिपमेंट सर्टिफिकेट वहाँ लगा भी दिया और वो लेके आ भी गया, अब लाने के ज़रूरी भी तो है ना स्टैंडर्ड्स के लिए। ओके, नो इशू, हम नहीं कहते कि एक्सीडेंट गाड़ी आए, 2 नंबर गाड़ी आए, यानी वो गाड़ी हमें नहीं चाहिए जो नाकारा हो, बहुत अच्छी बात। लेकिन आपने एक मतलब जब वो सर्टिफिकेट इशू हो चुका है उसकी वेरिफिकेशन के लिए आपने पाकिस्तान में 2 कंपनीज को नाफिज कर दिया कि जी अब आप चेक करेंगे। ये कौन सी 2 कंपनीज हैं? एक कोई AEE करके है और एक ग्लोबल के नाम से एक कंपनी, मैं नहीं जानता। और ये कोई 6 महीने पहले या 4 महीने पहले पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी में वो रजिस्टर्ड हुए हैं। और किन के कहने पे रजिस्टर्ड हुए हैं? इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के कहने पे। जब ये रजिस्टर्ड हो गए तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इनको एक अलाउ कर दिया कि जी अब आप दोबारा चेक करेंगे। अब वो चेक करने के लिए शर्त क्या रखी है कि एक तो फ़ीस 10,000 रुपये उन्होंने तय कर ली, 5,000 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो 5 करोड़ तो ये ऑफिशियल गया। लेकिन इसके पीछे जो वो कहते हैं ना कि ऊपर के पैसे देने पड़ेंगे, वो मेरा ख्याल है कोई 50 करोड़ से लेके 1 अरब रुपया ये रिश्वत जाएगी। तो मैं यहाँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी, फाइनेंस से भी और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से पूछता हूँ कि ये कौन लोग हैं जिनको आपने खड़ा किया है। ठीक है, यानी कि कंपनीज के बारे में मालूम कि उनको क्यों ये हक दिया गया है कि वो ये वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड सेट करें, ऊपर से पैसे भी होंगे। तो आपका कहना है कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियों पे जो ड्यूटीज़ कम की गई हैं उससे फ़ायदा नहीं नुकसान ज़्यादा होगा लोकल इंडस्ट्री को, मैन्युफैक्चरिंग को? 2 बातें, ये आपके सवाल के 2 जवाब हैं।
ایک تو آپ نے جب گاڑی وہاں سے بھیج دی سمندر پر پاکستانی نے, تو وہ وہاں سے آلریڈی سرٹیفکیٹ لے کے آ رہا ہے, پھر تو پاکستان کسٹم کا کام ہے, کیونکہ بار کوڈ اس میں لگا ہوا ہے. وہ جس کمپنی جاپان نے اس کو اوکے کیا ہے اور سرٹیفکیٹ ایشو کیا ہے, آپ بار کوڈ کے ذریعے اس کو چیک کر لیں. آج تو آئی ٹی کا دور ہے, اتنا فاسٹ دور ہے, 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ کچھ وزارتوں نے مل کے یہ 2 کمپنیوں کو جو دیا ہے, یہ تو بڑا اسکینڈل بننے جا رہا ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کامرس منسٹری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر قانونی آپ نے قدم اٹھایا ہے. غیر قانونی کیسے ہے یہ ایسے غیر قانونی کہ ایک پرائیویٹ بندے کو آپ نے 2 پرائیویٹ بندوں کو کہہ دیا کہ یہ گاڑی کی نہیں, کوئی نہ کوئی ظاہر ہے کچھ پروسیس تو ہوتا ہے نا جس کے تحت ایک کمپنی ہوتی ہے اس کو یہ اجازت دی گئی. دیکھیں نا, یہ گورنمنٹ کو اگر یہ کرنا تھا تو بہت ساری کمپنیز آتی ہیں, اخبار میں دیتے, ٹی وی پہ دیتے, ان لوگوں کو انوالو کرتے کہ جو یہ گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے اور ان کے پیچھے لوگ کون ہیں. تو میرے حساب سے تو یہ یعنی کہ یہ ضرور آپ کا کہنا ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اول تو یہ آپ کو جب ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہو گیا ہے اور وہاں پر بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے کہنے پہ وہ کمپنیاں نے ان کو ویریفائی کیا اور گاڑی کو روانہ کیا ہے, پھر دوبارہ کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ضرورت ہے بار کوڈ لگا ہے, کسٹم چیک کر لے کہ ہاں بھئی یہ وہی گاڑی ہے یا نہیں ہے. یعنی کہ پیسے بھی ظاہر ہے اس پہ لگیں گے. دوسری طرف ایک اور غیر ضروری قدم ہے, رشوت کا پھر موقع بھی کھلتا ہے. اچھا, اب آپ بات کر رہے تھے چینی کمپنیوں کی بھی, اس پہ بھی ظاہر ہے بہت سارا ایک پیش رفت ہوئی ہے. چینی کمپنیاں اور چینی گاڑیاں, الیکٹرک وہیکلز کافی بک رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے جو چائنیز. آپ کو لگتا ہے کہ اب چائنیز کمپنیز الیکٹرک وہیکلز کی وجہ سے یہ جو میڈ ان پاکستان کا خواب ہے پورا ہو سکتا ہے؟ بھائی 42 سال ہو گئے اس کاروبار میں مجھے, اور مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے. ہم دنیا کی بہترین قسم کے جہاز بنا رہے ہیں پاکستان میں, دنیا میں بم پھوڑ دیا ہمارے جہازوں نے. ہم گاڑی اسمبل نہیں کر مینوفیکچرنگ نہیں کر پا رہے, ہم لوکلائزیشن نہیں کر پا رہے. شرم کی بات ہے. جب ہم پیٹرول کی گاڑیاں آج 40 سال کے اندر ہم مینوفیکچر نہیں کر سکے, لوکلائزیشن نہیں کر سکے, تو ہم ای وی کو کیسے کریں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتا رہا ہوں کہ مستقبل پاکستان کا ای وی میں ہے. اگر ہم لوکلائزیشن کریں, میڈ ان پاکستان ہم بنائیں. یہ ہمارا گجرات والا, یہ بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں, آپ ان کو آگے تو لائیں. سرجیکل انسٹرومنٹس اب بنا پاتے ہیں, ہم فٹ بال بناتے ہیں. ارے بھائی ہم بہت کچھ بناتے ہیں. دیکھیں بڑے شرم سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہ 1960 کی دہائی میں نا, آج جو کچھ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنا رہے ہیں, اس سے کروڑ درجے زیادہ 1960 میں ہم بناتے تھے. اور جنرل موٹر جب امریکہ کو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے, جرمنی کو ایکسپورٹ کرتے تھے, دنیا کے بہت سارے ممالک کو ہم ایکسپورٹ. آج ہم کیا وجہ ہے کہ ہم جگہ سے امپورٹ کریں سی کے ڈی, ایس کے ڈی, اسمبلی. آپ نے چائنیز کا مجھے کہا, بہت اچھی بات. پاکستان میں چائنیز اور کورین آئے, انہوں نے آ کے کمپٹیشن دیا بالکل ٹویوٹا ہونڈا سوزوکی کو. جس پرائز میں ٹویوٹا ہونڈا سوزوکی آپ کو کار دیتے تھے, اس پرائز میں یہ آپ کو جیپے دے رہے ہیں. بہت اچھی بات, ویری گڈ. پروگریس ہوا, بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گاڑیوں کی جو فروخت اس میں اضافہ بھی ہوا ہے گزشتہ کچھ ماہ. میں ایک بات بتاؤں آپ, بات یہ کہ کتنے % لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں جو جی پے لیتے ہیں؟ بہت کم. ایک اس شخص کے جو میاں بیوی اور 2-3 بچے ہیں, ان کا رائٹ نہیں ہے پاکستان میں میڈ ان پاکستان بالکل اور لوکلائزیشن کے ساتھ گاڑی. آپ کا کیا خیال ہے, تو پھر اب ای ویز کو فروغ دینا, میڈ ان پاکستان کو فروغ دینا, کیا کرنا چاہیے؟ اب آٹو پالیسی میں کیا ہونا چاہیے؟ بھائی میں تو پچھلے 40 سال سے یہ سنتا آ رہا ہوں, انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے ہم ان کو مراحت دے رہے ہیں. او اللہ کا واسطہ بھائی, ان کو اتنی مراحت دے دی, اتنے موٹے ہو گئے کہ خود اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں, وہ گر رہے ہیں. چلیں ان کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس وقت پاکستان میں جب ہم ای ویز دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ بک رہی ہیں, مقبول ہو رہی ہیں, پیٹرول سے بھی بچت کا ایک ظاہر موقع ہے جو مہنگا اور فلکچویٹ کرتی ہیں اس کی قیمتیں, کیا ہونا چاہیے؟ اب کیا ہونا چاہیے 2026 خدا رہا اس حکومت سے میں اپیل کروں گا. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ پہلی حکومت نہیں ہے. یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی, لاسٹ جو میاں صاحب کی حکومت تھی, بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب, انہوں نے ای ڈی پی کو بند کر دیا تھا. انہیں پتا تھا کہ ای ڈی پی کے بورڈ میں کون لوگ بیٹھے ہیں,
और ये मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइजेशन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? मियाँ साहब ने उठा के EDP को बंद कर दिया, लेकिन इत्तेफाक की बात है थोड़े अरसे बाद नई गवर्नमेंट आ गई और आ गई, उन्होंने उसे बहाल कर दिया। जब भी मैं बहुत चला और मैंने कहा कि EDP का काम है लोकलाइजेशन करवाना, EDP का काम है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ले जाना, EDP का काम है मेड इन पाकिस्तान की तरफ रिफॉर्म करने के बजाय उसको बंद कर दिया। लेकिन अभी 2026 में क्या करना चाहिए? देखें, अगर हम लोकलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, चाहे वो पेट्रोल, डीजल या इवन EV क्यों ना हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों ना हो, आप अगर लोकलाइजेशन नहीं करेंगे तो आपका एक ख्वाब रहेगा, हाँ अगर इसके ऊपर लोकलाइजेशन हो और इसके ऊपर वाकई दो तरीके के काम हो जाए, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट की तैयारी नज़र नहीं आ रही, गाड़ियाँ तो जैसे तैसे आ रही हैं, यूज़ गाड़ियाँ भी EV आ रही हैं और जो चाइनीज़ हैं वो भी लेके आ रहे हैं, लेकिन जब तक लोकलाइजेशन नहीं होगी मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं बनेगी, नहीं मज़ा आएगा। दूसरा, कहीं मुझे स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा कि EV गाड़ी को चार्ज कहाँ कराएंगे। हर आदमी घर में तो चार्ज कराने से रहा, क्या जितने कराची में पेट्रोल पंप खुले हुए हैं उतने नहीं, उसके आधे EV चार्जर तो लगे हुए हों। चार्जिंग पॉइंट्स होने चाहिए, बिजली होनी चाहिए। वक्त क्योंकि मेरे पास बहुत कम है, एक जुमले में 2 जुमलों में चले अगर आप जी जल्दी देखें, हुकूमत वाकई चाहती है कि हुकूमत इस EV को पाकिस्तान में प्रमोट करे तो लोकलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा, जबकि ये जो लोकल एस्टेब्लिशमेंट माफिया है ना, ख़ासकर टोयोटा, होंडा, सुजुकी, अल्लाह का वास्ता मैं वज़ीर आज़म साहब से कहता हूँ, फील्ड मार्शल साहब से कहता हूँ, इससे जान छुड़ाएं, खुदा का वास्ता। इन्होंने पाकिस्तान को इतना लूटा है। आप किसी अच्छी कंपनी से कुछ MNA, MPs और सेनेटर को बिठा के इनके ऑडिट करा लें, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि इतना बड़ा स्कैंडल सामने आएगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा स्कैंडल नहीं है। एंड लोकलाइजेशन करा के मेड इन पाकिस्तान, चाहे पेट्रोल हो चाहे EV हो। दूसरी बात कि वाकई हुकूमत आवाम को सस्ती मियारी गाड़ी देना चाहती है, या अजीब अजीब सी शर्तें लगाई, इसे हटाएं, बैगेज को ओपन करें। इस साल अगर हुकूमत है, क्योंकि देखें 3 चीज़ें हुकूमत करने जा रही है, कुछ ड्यूटीज़ और टैक्सेस कम करने जा रही है, RD कम करने जा रही है और एज लिमिट बढ़ाने जा रही है। 1 लाख समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ियाँ भेजने के लिए तैयार हैं। 1 लाख गाड़ियों का मकसद ये हुआ कि आपको 2.5 से 3 अरब डॉलर आपको मिल सकते हैं। आपको इस वक्त डॉलर की ज़रूरत है। जब तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम लोकलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, क्यों आप इन लोगों को जो है ना ज़बरदस्ती मराद दे रहे हैं? भाई समंदर पर पाकिस्तानी पहले ही 40 अरब डॉलर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का शहजाद साहब, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि पावर कॉरिडोर्स में उनकी तजावीज़ सुनी जाए। भारत में एक बार फिर बाबरी मस्जिद को ढाकर बनाए जाने वाला अयोध्या राम मंदिर खबरों में है। इस बार वजह कोई सियासी या कानूनी फैसला नहीं, बल्कि मंदिर के चंदे में गबन के इल्ज़ामात हैं। मज़ीद तफसील जानिए अलवीना साजिद की इस रिपोर्ट में। नाजरीन, जब लोग किसी मंदिर, मस्जिद या किसी भी इबादत गाह में दान या खैरात करते हैं तो वो सिर्फ पैसा नहीं देते, बल्कि अपना यकीन और एतमाद भी उस अमानत के साथ हवाले करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही अमानत सवालात की जद में आ जाए तो भारत के सबसे अहम मजहबी मकामात में से एक अयोध्या का राम मंदिर, जिसे बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद बनाया गया, इस वक्त इबादत से ज्यादा एक नए तनाज़े का मरकज बना हुआ है। मंदिर में आने वाले चंदे के गबन के इल्जामात ने न सिर्फ सियासी बहस छेड़ दी है, बल्कि यहाँ की शफाफियत और एहतसाब पर भी संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में लिया है और उत्तर प्रदेश हुकूमत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मामले की तहकीकात कर रही है। दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि कानूनी अमल के जरिए हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन कहानी सिर्फ एक मुबैना फाइनेंशियल स्कैंडल की नहीं। राम मंदिर वो मकाम है जिसके गिर्द दहाइयों तक सियासी, कानूनी और मजहबी जंग चलती रही है। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और फिर मंदिर की तामीर तक, ये सिर्फ एक इबादत गाह नहीं, बल्कि भारत की सियासत की भी एक इंतहाई हसास अलामत बन चुका है। इसीलिए आज उठने वाला हर सवाल सिर्फ हिसाब किताब का नहीं, बल्कि लोगों के यकीन और धर्म का भी है। सवाल ये है कि जब करोड़ों रुपए का चंदा आम लोगों के यकीन की बुनियाद पर जमा होता है तो उसकी निगरानी का
निज़ाम कितना मजबूत है? क्या मजहबी इदारों को भी वही फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए जो दूसरे अवामी इदारों से मुतवक्के होती है? और सबसे अहम बात, अगर इबादत गाहों में दी गई अमानत भी तनाज़े का शिकार हो जाए तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता, अवाम के यकीन का होता है। भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने भी बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद बनाए जाने वाले इस राम मंदिर के चंदे में मुबैना चोरी के इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, A society and a political outfit that cannot protect its sacred institutions from corruption then risks normalizing corruption everywhere. If faith can be compromised, what remains, my friend, beyond the reach of greed? उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि अवामी अकीदत और भरोसे से तामीर किया गया ये मंदिर हुक्मरान जमात के लिए भी एक अहम सियासी निशान रहा है। अगर अवाम की इस अकीदत और भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया गया तो ये वाक़या सिर्फ अवामी एतमाद को नुकसान नहीं पहुँचाएगा बल्कि बदउनवानी को मामूल बनाने का ख़तरा भी पैदा करेगा। ये सूरत हाल माशरे और सियासी निज़ाम दोनों के लिए इखलाकी और कानूनी इम्तिहान है, जहाँ ज़िम्मेदारों के खिलाफ उनके असर और रसूख से तर होकर सख्त कार्रवाई जरूरी है। आखिर बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के बाद बनाए जाने वाले इस अयोध्या राम मंदिर में चंदे के गबन की असली कहानी क्या है? इल्जामात कितने मजबूत हैं? तहकीकात किस मोड़ पर खड़ी हैं? और इसका भारत की सियासत और मजहबी इदारों पर क्या असर पड़ेगा? तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट शो। खुदा हाफिज।